तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। जैक्विल्स चार्ल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन स्टडी किया था। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी किया था। और जो सैंपल कंसीडर किया था स्टडी करने के लिए, उस सैंपल का प्रेशर और मास कांस्टेंट था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर एंड मास कांस्टेंट। तो जैक्विल्स चार्ल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन स्टडी किया था और जो सैंपल लिया था उस सैंपल का प्रेशर और मास कांस्टेंट था। और जो रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का स्टडी किया था जैक्विल्स चार्ल्स, उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है चार्ल्स लॉ में। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of gas increase or decrease given mass volume of given mass of gas increase or decrease by 1 by 273 of its original volume at 0 degree centigrade for each degree centigrade rise and fall in temperature। मतलब कोई भी गिवन सैंपल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम रहेगा, मान लेते हैं उसको V है, इस वॉल्यूम का 1 बाई 273 पार्ट, इस वॉल्यूम का 1 बाई 273 पार्ट इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा। या तो अगर हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर घटाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर घटाएंगे तो ये V बाई 273 जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज करेगा। यही चार्ल्स लॉ बोल रहा है। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अपना जो वॉल्यूम है V बाई 273 पार्ट, वो क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। और टेम्परेचर को घटाने के साथ साथ यही वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो चार्ल्स लॉ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। The volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature। तो चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी इसका बढ़ेगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम भी इसका घटेगा। पर कंडीशन यही है कि प्रेशर और जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं उसका मास, ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर और मास को कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर घटाने के साथ साथ वॉल्यूम घट रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए इसको समझते हैं। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। इसके अंदर एक पिस्टन अरेंजमेंट लगा हुआ है, इसके अंदर एक पिस्टन अरेंजमेंट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसका। हम लोग पहले इसका वॉल्यूम को
पहला केस में हम लोग इसका वॉल्यूम जो है उसको V1 कंसीडर करेंगे और उसका रेस्पेक्टिव जो टेम्परेचर रहेगा उसको T1 कंसीडर करेंगे। और सेकेंड केस में इसी गैस सैंपल का जो वॉल्यूम रहेगा उसको V2 कंसीडर करेंगे और उसका रेस्पेक्टिव टेम्परेचर को T2 कंसीडर करेंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट में प्रेशर और गिवन सैंपल का जो मास है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले हम लोग एक गैस सैंपल को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक गैस सैंपल है जो कि इस सिलेंडर के अंदर में है। तो ये अपना इनिशियल कंडीशन हो गया, ये फाइनल। तो देखिए पहले केस में जो गैस सैंपल हम लोग लिए हैं तो वो तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जाके वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मॉलिक्यूल्स जो भी है। तो इस केस में इसका वॉल्यूम को हम लोग V1 कंसीडर कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर को T1। अभी हम लोग इसके अंदर इसमें कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किए, कुछ हीट एनर्जी इसमें प्रोवाइड किए, कुछ हीट एनर्जी इसमें प्रोवाइड किए। मतलब क्या हुआ, कुछ हीट एनर्जी इसमें देने के वजह से मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट हुआ। यही हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम में लगाया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ गया। तो देखिए जो पहले ये मॉलिक्यूल्स, पहले के केस में जो मॉलिक्यूल्स वॉल में स्ट्राइक कर रहा था उससे कंपैरिजन में अभी ज्यादा स्ट्राइक करेगा मॉलिक्यूल्स अभी ज्यादा स्ट्राइक करेगा। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा वॉल से जाके टकराएगा। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स यहां पर टकराने के बाद यहां पर आया, तो पर्टिकुलर किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम को आप ले लेंगे। तो जब जैसे हम इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिए, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है, स्पीड बढ़ गया। तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इस मॉलिक्यूल्स का ज्यादा स्पीड है तो ये ज्यादा तेजी से जाके वॉल्स में टकराएगा और टकराने का फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। देखिए जैसे स्ट्राइक रेट काइनेटिक एनर्जी में बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक रेट जो वॉल में जाके हिट कर रहा है, तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ जा रहा है, स्ट्राइक रेट में भी इंक्रीज हो रहा है। अभी मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक रेट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। पर अगर प्रेशर को कांस्टेंट रहना है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रहना है तो ये जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर में, इस इंक्रीमेंट को रोकना पड़ेगा। ये कैसे रुकेगा, देखिए अगर वॉल्यूम को बढ़ना है, वॉल्यूम को तब बढ़ना है अगर वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ा था, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ गया था जिसके वजह से स्ट्राइक ज्यादा हो रहा था, तो वो स्ट्राइक घट जाएगा क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो बढ़ गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, मास इसका कांस्टेंट है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, मास इसका कांस्टेंट है। तो बढ़ कौन रहा है, बढ़ इसका स्पीड रहा है। तो स्पीड बढ़ने से स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स का जो हीट करने का टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्स पे जाकर स्ट्राइक करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है। पर प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट रहना है, तो ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर हम लोग अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ही प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक रेट भी घट जाएगा और जो प्रेशर बढ़ रहा था उसको कॉम्पेंसेट कर देगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। तो चार्ल्स लॉ पे अभी चलते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ में बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, भी बढ़ जा रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं
जो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब अगर हम लोग t बढ़ाएंगे तो साथ साथ v भी बढ़ेगा, अगर हम लोग t घटाएंगे तो साथ साथ v भी घटेगा। तो पहला तो केस देख लिए हम लोग, जो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम को इंक्रीमेंट होना है, तब जाके प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ये रिलेशन यहां पर स्टैंड करता है, हम लोग देख चुके। तो अभी नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, जब इसको हम लोग इनिशियल मानेंगे और इसको हम लोग फाइनल मानेंगे, तब क्या होगा। मतलब जब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल हो रहा है, पहले हम लोग इसको इनिशियल मानते हुए इधर गए थे, अभी हम लोग इसको इनिशियल मान रहे हैं, अभी इसको फाइनल मान रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को अभी हम लोग घटा के देख रहे हैं कि रिलेशन स्टैंड कर रहा है कि नहीं। तो वॉल्यूम को हम लोग घटा रहे हैं, वॉल्यूम को हम लोग घटाएंगे, या तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर में भी डिक्रीज करेंगे, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर बेटर होगा, बोलते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हम लोग। देखिए टेम्परेचर जैसे हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स का हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी इस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका स्ट्राइक रेट डिक्रीज कर रहा है, इसका स्ट्राइक रेट डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए स्ट्राइक रेट डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, पर प्रेशर को तो कांस्टेंट होना है, इसको कांस्टेंट होना है, तो ये कांस्टेंट कैसे होगा, ये कांस्टेंट कैसे होगा। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेंगे, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये प्रेशर जो घट रहा था वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव जगह फिर से कम मिल रहा है, तो इसका जो स्ट्राइक रेट घट गया था वो स्ट्राइक रेट फिर से बढ़ जाएगा, तो ये कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट बना रहेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो यहां से भी हम लोग देख रहे हैं ये जो रिलेशन है चार्ल्स लॉ से हम लोग को मिला है, ये टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ वॉल्यूम में भी डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये रिलेशन यहां पर भी स्टैंड करता है। तो दोनों केसेस में देख लिया हम लोग चार्ल्स लॉ का ये जो रिलेशन है, V इज प्रोपोर्शनल टू T अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड मास, ये रिलेशन स्टैंड करता है। तो चलिए अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म को भी जान लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू T, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं V बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग K बोल रहे हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां से V बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो अभी जो डायग्राम हम लोग कंसीडर किए थे इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला केस में, पहला जो केस था इसमें हम लोग क्या कंसीडर किए थे, V1 था इनिशियल वॉल्यूम और उसका रेस्पेक्टिव टेम्परेचर था T1। सेकेंड केस में वॉल्यूम था V2 और टेम्परेचर था T2। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग रिलेशन लगाएंगे तो यहां से हम लोग देख लिए क्या, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस केस में भी होगा V2 बाई T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दोनों रिलेशन से, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा, तो ये दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम इसको बराबर बोल सकते हैं, और यही रिलेशन हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है। इस रिलेशन को हम लोग काम में लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो अभी यहां पर जो गैस का जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है 1/273, तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्या है हम लोग पता कर लेते हैं। चलिए यहां पर बोल रहे थे वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इज ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 0 डिग्री में वो V है, उसका 1/273 पर डिक्रीज करेगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो उसका V/273 पर डिक्रीज करेगा, और 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो वहां पर V/273 पर वॉल्यूम का राइज करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको जानने के पहले
हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इसके टेम्परेचर स्केल में। देखिए यहां पर जो रिलेशन दिया हुआ है V इज प्रोपोर्शनल टू T, जो चार्ल्स लॉ से हम लोगों को रिलेशन मिला है, यहां पर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बात चल रहा है, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन भी इसको बोल सकते हैं, 0 केल्विन। 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल में है। केल्विन स्केल में ये टेम्परेचर है 0 केल्विन। यही 0 केल्विन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 प्लस 273 केल्विन हम लोग बोल सकते हैं, यानी 273 केल्विन। तो अभी अगर हम लोगों को इस केल्विन को 0 लाना है तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, 273 केल्विन माइनस 273 केल्विन होगा, और ये 0 क्या हो रहा है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है ग्राफ। मान लेते हैं ये जो स्केल है इसको हम लोग टेम्परेचर स्केल मान रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये जो वाई एक्सिस वाला स्केल है इसको हम लोग वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीसी में। तो देखिए ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, मतलब क्या है, ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो पॉइंट रहेगा ये 0,0 होगा, और ये सेंटीग्रेड स्केल में है। तो अगर हम लोग इसी स्केल में 0 केल्विन को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो वो कौन सा पॉइंट होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कुछ नेगेटिव साइड में, कुछ यहां पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हम लोगों को पता है। इस वॉल्यूम को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को वॉल्यूम को मान लेते हैं V, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब 0 रहेगा, टेम्परेचर जब 0 रहेगा तब हम लोगों को पता है वॉल्यूम क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, V रहेगा। किसी भी एक गैस सैंपल का वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं V, मतलब यहां पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन रहा है वो बन रहा है 0, V। तो देखिए किसी भी गैस सैंपल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम है V, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम है V, और एब्सोल्यूट 0 में यानी 0 केल्विन, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम आना है 0 cc। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है, इसमें इसके अंदर कितना डिवीजन है, इसके अंदर 273 डिवीजन है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोगों को -273 डिग्री सेंटीग्रेड आना है तो उसके लिए हम लोगों को 273 डिवीजन टुवर्ड्स लेफ्ट जाना है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये डिवीजन है 273 डिवीजन, और यहां पर एक डिवीजन यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, एक डिवीजन यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई किसी भी गैस सैंपल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम है V, और उसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम को हम लोगों को 0 cc लाना है, 0 cc लाना है। तो हर एक डिवीजन, हर एक डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना ड्रॉप करना पड़ेगा, V/273 फ्रैक्शन ड्रॉप करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा हर एक डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। मतलब यहीं से हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग किसी भी गैस सैंपल का प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखते हुए 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम का V/273 फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, या तो 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम का V/273 फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और ये वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। ये वॉल्यूम जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम है।
तो इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं ये जो रिलेशन यहां पर आ रहा है हम लोग चार्ल्स लॉ में पढ़े हैं, जो यहां पर बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज, जो बढ़ेगा या तो घटेगा बाय 1/273 ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, तो ओरिजिनल वॉल्यूम इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, v। तो इसका v का v/273 फ्रैक्शन जो बन रहा है इसका, ये फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा, डिपेंडिंग ऑन हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करके इसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम लोग घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। देखिए इस ग्राफ में इस गिवन गैस सैंपल का वॉल्यूम 0 cc आ रहा है। हालांकि ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि practically all gases liquefy or solidify before reaching this temperature। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए जाएंगे तो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जो गिवन सैंपल ले रहे थे उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये हम लोग बोल सकते हैं, थियोरेटिकली बोल सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस सैंपल हो वो आइदर लिक्विफाई हो जाता है या तो सॉलिडिफाई हो जाता है इस टेम्परेचर को, इस एब्सोल्यूट 0 वाला टेम्परेचर रीच होने के पहले ही। तो यहां से हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे।